नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात देश के मुसलमानों के नाम मोदी के पैगाम की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में देश के 9% वोटरों ने मोदी को वोट दिया। 2019 में 8% वोटर्स ने, मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को अपना मतदान दिया। नरेंद्र मोदी मुस्लिमों की पहली पसंद नहीं रहे, लेकिन दोनों चुनाव में मोदी को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत मिली। अब मोदी ने देश के अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने का होमवर्क पार्टी वर्कर्स को दे दिया है। मोदी के होमवर्क को लेकर मुस्लिम समाज का बड़ा रिएक्शन आया है। सवाल यही है कि क्या 2024 में 80+20 वाला मंत्र काम करेगा? क्या देश का मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी को कबूल करेगा? उत्तर भारत में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के लिए वोट जोड़ने की जुगत में भटक रहे हैं। दक्षिण भारत में तीसरे मोर्चे की खेमेबंदी शुरू हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे 2024 का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। विपक्ष का कुनबा मोदी मोदी में ही उलझा है और मोदी ने विरोधियों की सोच से 100 कदम आगे का पत्ता चल दिया। मतलब ये कि 2024 की बिसात बिछ गई है और इस बिसात पर मोदी के सामने सबसे बड़ा रोड़ा खुद ब खुद साफ हो जाएगा। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने 2024 का रोड मैप पार्टी के वर्कर्स को समझा दिया। वही रोड मैप जिसके बलबूते बीजेपी 2024 में अपने खिलाफ हो रही खेमेबंदी को परास्त कर सकती है। इसे यूं समझिए, 2019 में देश के सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती, जबकि एनडीए के खाते में 352 सीटें आई थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी को सिर्फ 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि यूपीए 87 सीटों पर ही सिमट गया। अगर बात 2014 की करें तो 9% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी के खाते में 282 सीट आई। वहीं एनडीए को 336 सीटें मिली थी। मतलब ये कि जब मुसलमानों ने बीजेपी पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया, तब भी मोदी को प्रचंड जीत मिली। तो सोचिए, अब मोदी के नए फॉर्मूले के बाद क्या होगा? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने पार्टी वर्कर्स को होमवर्क दे दिया है। होमवर्क ये कि वोट मिले ना मिले, देश के अल्पसंख्यकों को साथ लाना है। यानी 80 बनाम 20 नहीं, बल्कि 80+20 वाला प्लान चलेगा। सरल शब्दों में समझे तो मोदी विरोधियों के नैरेटिव में फंसा देश का मुस्लिम समाज भी जब 2024 में मोदी के साथ खड़ा होगा तो सीटों का मीटर बहुत हाई होना असंभव है। मोदी के माथे पर मुस्लिम विरोधी होने का जो नैरेटिव सेट किया गया है, पहले उस एजेंडे से किससे फायदा होता है, किससे घाटा, इसका सियासी मतलब समझिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नजर आता है, इनको नजर आता है कि या तो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। देश के सियासी लाउड स्पीकर पर यही टेप बजता है, यही टेप फिर व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचता है। यही नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो मोदी का मैसेज बाहर आया, उसने मोदी विरोधी एजेंडे की हवा निकाल दी। देश का मुसलमान तो देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री के साथ आने को तैयार है। अगर मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है तो उनका क्या मूड है, गौर से सुनिए। स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि 78 साल बाद इस समाज का ख्याल आया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। 2024 में पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर साथ में चलें, उन्होंने अपने तमाम ही कार्यकर्ताओं से ये अपील की है, तो बड़ी ही अच्छी बात है। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, जब ये मुल्क हमारा तरक्की करेगा। देखिए, बड़ा
बड़ा खुशाइन बयान है। अगर इस तरह वजीर आज़म इस तरह अगर सारे तबकात को लेकर के और सारे स्टेट की आवाम को, पसमानदा मुसलमान को, पसमानदा तबकात को साथ लेकर चलें तो उनकी हुकूमत और मजबूत होगी और बेहतर होगी। मोदी साहब से या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इससे किसी को कोई इतनी आपत्ति नहीं है। मुसलमानों के नाम नरेंद्र मोदी का संदेश आया तो देश के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री को अपना पैगाम भेजा। कल जो पीएम ने बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और जाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी और समाज के हर तबके के लिए काम करे। काम करना चाहिए और निचले स्तर पर जो लोग हैं, जो निचला तबका है उसके ऊपर काम होना चाहिए, हम भी इसको मानते हैं। मगर पसमानदा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पसमानदा पर काम करके आप दूसरे तबकों को नजरअंदाज कर दीजिए। साउथ इंडिया में भी इनका राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी पसमानदा की बात हुई थी। अब बात तो बहुत हो रही है, काम होना चाहिए। मोदी और मुसलमान की बात हुई तो विरोधियों ने व्याख्या शुरू कर दी। कांग्रेस बोली कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि बीजेपी को मुसलमान अच्छे लगने लगे। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर हमें देखने को मिल रहा है। मोहन भागवत जी अभी आप देखिए किन किन लोगों से मिल रहे हैं। नितिन गडकरी आर्थिक विषमताओं के बारे में बोल रहे हैं। वीएचपी के कई नेताओं ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की भावना से हम सहमत हैं। अभी अभी रोड शो निकालते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि उनकी रोड शो गाड़ी पर रोड शो था और मुश्किल से 2.5 घंटे या 3 घंटे का रोड शो था और वो भी राजधानी में रोड शो था। तो भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। देश में हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ने मोदी पर अपनी कमेंट्री की। बोले देर आए दुरुस्त आए। देखिए अच्छा है, उनको देर आए दुरुस्त आए, उनको मुसलमानों का ख्याल आया। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके इस बयान का स्वागत है क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं और हिंदुओं के भी, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, इसकी संपूर्ण व्याख्या करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद ही की थी। तब मोदी ने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखने वालों को आईना दिखाया था, मुसलमानों के साथ हुए छलावे की बात की थी। आखिर क्यों मोदी ने कहा था छल में छेद करना है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूरे देश में एक नैरेटिव सेट है। नैरेटिव ये कि नरेंद्र मोदी तो मुस्लिम विरोधी हैं। नैरेटिव ये कि मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मोदी विरोधी मोर्चा भी मुसलमानों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधता है। ये तब है जब मुसलमानों को लेकर मोदी अपनी नीति और नियत दोनों स्पष्ट कर चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण, हमें विश्वास जीतना है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है। जी, ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है, लेकिन चाहे बेरोजगारी हो चाहे गरीबी हो, ये समाज हालात का आज भी मारा हुआ है। वहीं दूसरे धर्म के मुकाबले मुस्लिम समाज की महिलाओं में साक्षरता दर भी सबसे कम है। मुस्लिम समाज अगर आज हाशिए पर है तो इसके पीछे मोदी मानते हैं कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखा गया। देश के मुसलमानों का वोट लेकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार को सत्ता में आए तो सिर्फ 8 साल हुए हैं, जबकि कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही। तो सवाल है कि मुसलमानों का उत्थान अब तक क्यों नहीं हुआ। जो लोग मोदी को लेकर मुसलमानों को भड़काने वाला टेप बजाते हैं, उन्हें मोदी सरकार की वर्किंग स्टाइल को भी देखना चाहिए। देश की आबादी को देखने के लिए 2 चश्मों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला चश्मा जो भारतीय राजनीति की परंपरागत सोच वाला है, यानी लोगों को धर्म के चश्मे से देखना, जिसे बीजेपी तुष्टीकरण का नाम देती है। दूसरा चश्मा मोदी का जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच वाला, मतलब देश में 2 वर्ग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, और सरकार की प्रायोरिटी है देश के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को ऊपर उठाना। अब 21वीं सदी में
भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है। मोदी और देश के मुसलमानों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। मोदी विरोधी गुट बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगाता है, लेकिन CSDS की एक सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। 2019 चुनाव के दौरान वोटरों से पूछा गया कि क्या मोदी राज में मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके जवाब में 14.1% लोगों ने इसे सही माना था, जबकि 23.8% लोगों ने इसे पूरी तरह से गलत माना था। उदाहरण के तौर पर एक और सवाल पर लोगों की राय सुनिए। पूछा गया कि क्या आपके इलाके में हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते सुधरे या खराब हुए हैं। इसके जवाब में 36.3% लोगों की राय थी कि बहुत सुधरा है, जबकि सिर्फ 3.8% लोगों ने माना कि बहुत खराब हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ मॉब लिंचिंग का मुद्दा बनाकर माहौल बनाया जाता तो क्या ये चुनाव में असर डालता है। जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि वोट डालते वक्त क्या मॉब लिंचिंग का मुद्दा है, तो इसके जवाब में किसी ने इसे मुद्दा माना ही नहीं, यानी वोटरों के लिए मॉब लिंचिंग नहीं था। 2024 चुनाव से पहले भी मुसलमानों को लेकर खूब राजनीति होगी। मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखने वाले नया नया नैरेटिव सेट करेंगे, लेकिन नैरेटिव में फंसने से पहले मोदी सरकार की नीति और नीयत को सच की कसौटी पर कसना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों की सोच देखी। ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि 14 हो 19 हो, बहुत कम मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के लिए वोट डालने पहुंचे। ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्यों सोच रही है कि 2024 में वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ रिझा पाएगी। देखिए, इसमें जो सोच है वो यही है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये साफ लगता है कि 2024 की इस लड़ाइयों में, जब वो लड़ाई में उतर रहे मैदान में, तो मुस्लिम भी उनके साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास पाने के लिए काम किया। चुनावों के लिहाज से साल 2023 और 2024 की अहमियत क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। साफ है कि 2023 की तस्वीर 2024 का सेमीफाइनल होगी और यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी चुनावी रणनीति को महज राजनीतिक नहीं बल्कि उसे सामाजिक भी बनाने की मुनादी कर दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर कौन सी बड़ी बातें कही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, देश भर में मुसलमानों के पास जाएं और उनसे बात करें, वोरा और पसमानदा मुसलमानों से खास तौर पर बातचीत करें। अभी तक अपने देश में चुनाव आते ही 80 बनाम 20 की लड़ाई के बारे में चर्चा सुनी होगी, लेकिन इस दफा लगता है कि बीजेपी की रणनीति में चेंज है। और ये चेंज क्यों आया है, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से दिया गया एक भाषण सुनवाते हैं। यही समय है, हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। अब मोदी का मुसलमान और खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों की तरफ झुकाव क्यों हो रहा है, इसे समझते हैं। बीजेपी को चाहिए और विस्तार। लगातार बढ़ा बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधारने की कवायद, इस्लामिक कंट्रीज के बीच पाकिस्तान को झटका देना,
सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करना पसमानदा मुसलमानों के साथ पूरा होगा 2024 का टारगेट। 17 जनवरी 2023 को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा करते हैं। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुसलमानों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना है। अब आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमान आखिर कौन होते हैं और बीजेपी इनकी तरफ क्यों देख रही है। पसमानदा शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूटे लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुसलमानों को पसमानदा कहा जाता है। भारतीय मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 80% से ज्यादा बताई जाती है। मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे डालने की कवायद सिर्फ बीजेपी की इस कार्यकारिणी से ही नहीं हुई है। अभी 6 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं। आज चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनावी तारीखों का ऐलान किया। क्या है पार्टियों की यहां पर स्थिति, किसके बीच है मुकाबला, कब है वोटिंग और कब नतीजे, देखिए हमारे 3 सहयोगियों के साथ। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये राज्य, आपको बताते चले कि पिछले बार 25 सालों के लेफ्ट के शासन को बीजेपी ने ध्वस्त किया था, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी। फिलहाल मतदान होगा 16 फरवरी को, मतगणना यानी कि चुनावी नतीजे आएंगे 2 मार्च को। ऐसे में किसकी होली हो जाएगी रंगीन और किसके चेहरे से रंग उड़ जाएगा, ये बड़ा सवाल त्रिपुरा विधानसभा में बना हुआ है। लेकिन पिछले बार के क्या रहे थे आंकड़े, क्या रहे थे नतीजे, उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। ये तो मतदान और मतगणना की तारीख आपने देख ली है। कुल 60 सीटें हैं त्रिपुरा में। भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था यहां पर। लेफ्ट का, सीपीएम का जो शासन था 25 सालों का, वो ध्वस्त हुआ था और बेहद बुरी खबर उसके लिए सामने आई थी जब सिर्फ 16 सीटों पर ही ये पार्टी सिमट गई थी। आईपीएफटी 8 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। वोट शेयर भी आप देखिए, बीजेपी को 43.59% वोट शेयर हासिल हुआ था। कांग्रेस पार्टी को बेहद कम 2% तक भी ये पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। सीपीएम को 42.22% वोट शेयर, तो बीजेपी से बहुत ज्यादा कम नहीं था। लेकिन आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट सामने आए थे सीटों को लेकर, उसमें सीपीएम काफी ज्यादा पिछड़ गई थी, जबकि आईपीएफटी जिसने 8 सीटें हासिल की थी उसको 7.38% पर जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा ये राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि बीते 5 सालों में अगर हम देखें, सबसे पहले विप्लव देब को सीएम बनाया गया, माणिक साहा को उसके बाद 2022 में चेंज करते हुए मुख्यमंत्री की दे दी गई है जिम्मेदारी। लेकिन त्रिपुरा का एक्स फैक्टर क्या है, उस पर नजर डालिए। 2018 की जमीन को बचाए रख पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। अगला एक्स फैक्टर देख लेते हैं, कांग्रेस लेफ्ट ट्राइबल का महागठबंधन क्या बनेगा। अभी लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ हैं, ऐसे में क्या होगा, आगे का इनका प्लान क्या होगा, नतीजे क्या टीएमसी का दूसरा गढ़ बनेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगाकर त्रिपुरा में रखा हुआ है और पश्चिम बंगाल जैसे नतीजों की त्रिपुरा से वो कर रही हैं उम्मीद। वहीं जनजातीय दलों में फूट का 20 सीटों पर किस तरह का रहेगा असर, और अगर असर रहता है तो फिर इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा, ये सवाल भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा, क्योंकि जनजातीय दलों में आपस में ही फूट देखने को मिल रही है। प्रद्योत देव बर्मन क्या बनेंगे किंग मेकर। कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष रहे लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में प्रद्योत देव बर्मन के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अब ये आगे किसको समर्थन देते हुए किस राह चलेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये तमाम एक्स फैक्टर हैं। त्रिपुरा का इलेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बीजेपी क्या फिर से सत्ता में आएगी या फिर कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी। लेकिन क्या होगा मेघालय में, सीधे रुक कर लेते हैं अर्पिता का। तो मेघालय का हाल अब आपको बता देते हैं। यहां मतदान होने वाला है 27 फरवरी को और मतगणना यानी वोटों की गिनती यानी रिजल्ट वो 2 मार्च को सामने आने वाला है। तो मेघालय विधानसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प मोड़ पर, क्योंकि पिछली बार जो घटा उससे बहुत निगाहें मेघालय पर टिकी हुई है कि यहां पर क्या एक बार फिर से गठबंधन किया जाएगा या कोई कमाल हो सकता है, उस पर तो नजर टिकने ही वाली है। लेकिन नजर यहां पर 2 तारीख को यानी 2
मार्च को रहने वाली है। अब जरा आपको 2018 में किस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहे वो भी आपको जरा बता देते हैं। कुल सीटें 60, जिसमें 31 सीटें आपको बहुमत के लिए चाहिए थी, लेकिन बीजेपी जो सिर्फ 2 सीट लाई उसने कैसे सरकार बना ली, वो सभी को चौंकाते हुए वो रिजल्ट थे। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, 21 सीटें कांग्रेस को हाथ लगी थी, लेकिन बावजूद इसके सत्ता की चाबी उसके हाथ नहीं लगी थी। एनसीपी को 1 और एनपीईपी को 19 सीटें मिली थी। अब बीजेपी एनपीईपी के साथ यहां सरकार में है, गठबंधन में है। वहीं वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को 9.63% वोट शेयर मिले थे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28.50% वोट शेयर, एनसीपी को 1.61% और एनपीईपी को 20.60%। अब बीजेपी अपने लिए कितना स्पेस यहां पर बना पाई गठबंधन में आने के बाद, ये भी देखना दिलचस्प होगा यहां पर। इसके साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि एक्स फैक्टर क्या रहने वाले हैं। मेघालय का एक्स फैक्टर क्या कहता है, कॉनराड संगमा बीजेपी के बिना क्या जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल मेघालय के लिहाज से खड़ा होता है कि क्या सपोर्ट के बिना ये मुमकिन है, क्या विपक्षी वोट बांटकर टीएमसी किंग मेकर बनेगी, क्या टीएमसी जिस तरीके से दांव आजमा रही है लगातार इन तीनों राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, उनमें से खासतौर पर मेघालय, क्या यहां कोई अपना अस्तित्व बना पाएगी। ईसाई बहुल राज्य में बीजेपी की क्या पैठ बढ़ेगी, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी क्या वो कामयाब होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल मेघालय के लिहाज से खड़ा होता है। कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी से क्या फायदा मिलेगा, क्या पिछले बार के जो आंकड़े थे क्या वो बहुमत तक पहुंच पाएंगे, 21 से 31 तक का आंकड़ा क्या कांग्रेस पार्टी छू पाएगी, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। खासी गारो हिल्स का बंटवारा क्या रंग दिखाएगा, ये भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो चुनाव में असर करेंगे और अगर जो असर करते हैं किस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो मेघालय का और त्रिपुरा का हाल तो हमने आपको दिखाया, अब लिए चलते हैं आपको नागालैंड, जहां पर मौजूद है सईद अंसारी। पूर्वोत्तर का एक और बेहद महत्वपूर्ण राज्य नागालैंड, 27 तारीख को चुनाव होंगे और रिजल्ट दोनों राज्यों के साथ यहां तीसरे राज्य में भी 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को परिणाम सामने आ जाएगा कि नागालैंड में इस बार क्या 2017 में जिस तरह से नागा पीपुल्स फ्रंट टूटी थी, वहां की सबसे बड़ी पार्टी, और उसके बाद जो एक जबरदस्त गठबंधन बना था एनडीपीपी और बीजेपी के बीच में, क्या वो ये गोल खिलाएगा। बीजेपी 12 सीटें, कांग्रेस से साफ हो चुकी है, सुपड़ा साफ, एनपीएफ 26 सीटें, एनडीपीपी 17। देखिए पहली बार चुनाव लड़के दूसरा सबसे बड़ा दल एनडीपीपी यहां पर बन गई थी। और वोट शेयर में भी अगर आप देखेंगे तो 25% से ज्यादा 25.30% वोट शेयर एनडीपीपी का था और एनडीपीपी को इसके काफी बढ़ने की इस बार उम्मीद है। एनपीएफ 38.68%, सबसे ज्यादा वोट शेयर, लेकिन फिर भी आप पीछे रह गए। कांग्रेस को कोई सीट तो नहीं मिली थी, लेकिन 2.07% वोट शेयर उन्होंने हासिल किया था। और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, 15.3% का वोट शेयर, और उसके साथ साथ एनडीपीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेना, नागा पीपुल्स फ्रंट से अलग करवा देना। और यहां पर एनडीपीपी को आपको क्रेडिट देना होगा कि बीजेपी को उन्होंने उस समय अपने साथ कर लेने के लिए राजी किया था, जो कि मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय बीजेपी को लग रहा था कि हम नागालैंड में अच्छी स्थिति में हैं और वहां पर हम सरकार बना पाएंगे। लेकिन वो फैक्टर्स क्या हैं जो इस बार के विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। ये देखिए वही जो बात जिसका उल्लेख हम बार बार कर रहे थे, बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन क्या बाजी मार ले जाएगा। हाँ, दोनों को और बीजेपी को ज्यादा विश्वास इस बात पर है कि हमारा गठबंधन बाजी मार लेगा, और इसलिए भी मार लेगा क्योंकि 40 सीटें एनडीपीपी, 20 सीटें बीजेपी, और कोई मैत्री नहीं होगी। जिन सीटों पर दोनों नहीं है वहां अलग अलग लड़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। क्या कांग्रेस एनपीएफ में गठबंधन होगा? देखिए यहां अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और चुनाव पूर्व ही बीजेपी एनडीपीपी ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया, यानी कि गठबंधन का ऐलान कर दिया। इसलिए चुनाव से पहले ये गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस एनपीएफ के गठबंधन से आगे। हालांकि अभी गठबंधन नहीं हुआ। नागा शांति वार्ता पूरे वर्ष जबरदस्त चर्चा में रही। चुनावों में इसकी क्या भूमिका होगी? चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा मुद्दा नागा शांति वार्ता इस बार बनने जा रहा है। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा, ये दिलचस्प होगा देखना। केंद्र की भूमिका क्या राज्य में निर्णायक होगी? शायद नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्य में ये एक मुद्दा तो होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं
जो चुनावी विशेषज्ञ हैं वो इस पर भरोसा नहीं करते। उनका ये मानना है कि नागालैंड में अपनी स्थानीय जो मुद्दे होंगे, समस्याएं होंगी, जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा काम करेंगे। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों पर चुनावी तारीखों का ऐलान और उसी के साथ मुख्य मुकाबला आपने देख लिया। अब 6 बाकी, कुल 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में भी हुआ तो 10 राज्य में होंगे। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।